एनवायरमेंट इकोलॉजी पर आने से पहले एक बार फिर मैं 2023 और 24 का जरूर कंपैरिजन करूंगा। जो लोग अभी जुड़े हुए हैं वो हमेशा ध्यान रखें, इस कंपैरिजन को हमेशा दिमाग में रखिए कि पिछले साल कितने क्वेश्चन थे और इस साल कितने क्वेश्चन आए हैं, किस सब्जेक्ट से आए हैं। और पिछले साल निश्चित तौर पर क्वेश्चन पेपर इस साल की तुलना में बहुत ज्यादा टफ था, कट ऑफ काफी नीचे गया था 75 के आसपास। इस साल कट ऑफ ऊपर जाएगा निश्चित तौर पर, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पूरे अगर क्वेश्चन को ओवरऑल देखें तो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन था। आइए जल्दी से नजर डालते हैं पिछले साल के और इस साल के कंपैरिजन पर। राज्य व्यवस्था से शुरू कर लेते हैं। 2023 में जो सवाल पूछे गए थे, नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे 18 और 2024 में 20 सवाल थे, यानी इस साल 20 सवाल थे। और ध्यान दीजिए कि पॉलिटी में बहुत इजी सवाल आए हुए थे। इतिहास और कला संस्कृति से इस बार बहुत सवाल नहीं पूछा गया, 9 ही सवाल पूछा गया, जबकि पिछले साल 13 सवाल पूछे गए थे और ये भी इजी सवाल थे, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं थी। अर्थव्यवस्था से 17 सवाल 2023 में पूछे गए थे, 14 सवाल 2024 में पूछे गए हैं। बेसिक सवाल इस बार भी पूछे गए हैं, कुछ एक अगर सवालों को छोड़ दिया जाए। भूगोल से 17 सवाल पूछा गया था 23 में और 24 में इस साल पूछा गया है 18 सवाल, बिल्कुल बराबर का वेटेज इस बार भी है। एनवायरमेंट इकोलॉजी आने वाले समय के लिए भी ये ट्रेंड चलता रहेगा। जैसे क्लाइमेट चेंज ने परेशान कर रखा है ना, ग्लोबल वार्मिंग ने, वैसे ही यूपीएससी में सवाल भी बढ़ते रहेंगे निश्चित तौर पर, मान के चलिए। 16 सवाल पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से पिछले साल भी थे, इस साल भी 13 सवाल हैं। कुछ एक करंट के सवाल भी इसमें आ सकते हैं जिसको हमने करंट में डाला हुआ है, तो ध्यान रखिए, अगर 13 से 15 भी हो सकता है ये आंकड़ा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और ये एग्जिट पोल नहीं है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 8 सवाल है, पिछले साल पूछे गए थे, और 12 सवाल पूछे गए हैं इस बार। तो साइंस टेक जो लोग नहीं पढ़ के जाते और सोचते हैं कि चलो एक तो छोड़कर चले जाएंगे तो भी दिक्कत नहीं है, वो ऐसा ना करें भाई। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध आईआर से 9 सवाल 2023 में, 6 सवाल पूछे गए हैं 2024 में, ठीक है। तो और करंट अफेयर से 2 सवाल 2023 में और 8 सवाल 2024 में। अब जल्दी से आ जाइए अगले सेशन पे, जो कि है हमारा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, इस बार भी बहुत ज्यादा सवाल जुड़े हुए हैं, ठीक है। एनवायरमेंट इकोलॉजी से ओम सर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। सर एनवायरनमेंट इकोलॉजी वाले पोर्शन की बात करें तो यकीन से कह सकता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस समय वेट कर रहे होंगे, क्योंकि अब ये डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि लगभग सारा डिसाइड हो गया है, सबका सॉल्यूशन आ चुका है। अब ये वो पोर्शन है जो एग्जाम में डिसाइडिंग है या इस वीडियो में डिसाइडिंग? एग्जाम का जो मैं अक्सर देखता हूँ कि जिस विषय का जो फैकल्टी हो, एक बार सबको ले लीजिए जरा, मैं देखूं जरा सबका रिएक्शन देख लेते हैं। जिस विषय का जो भी फैकल्टी हो वो अपने विषय पर बड़ा जोर देता है कि यही डिसाइडिंग है। अब सर यही डिसाइडिंग बचा है, क्योंकि सब तो चेक हो चुके हैं ना। 9 सवाल हिस्ट्री से पूछे गए हैं, 14 सवाल इकोनॉमी से पूछे गए हैं, इकोनॉमी भी डिसाइडिंग है। 18 सवाल ज्योग्राफी से पूछे गए हैं, 20 सवाल पॉलिटी से पूछे गए हैं। सर मेरे कहने का मतलब कि अब बच्चों में अब यही डिसाइडिंग रहेगा, क्योंकि बाकी सबके आंसर्स मिल चुके हैं। ये जैसे ही आंसर्स मिलेंगे तो फिर अब वो आश्वस्त हो जाएंगे कि वो पास हो रहे हैं, मेंस की तैयारी करनी है नहीं। आपके बाद आईआर वाले सर क्या करते हैं सर इस वाले सेक्शन की अगर बात करेंगे तो ये सेक्शन सर, इसमें आपको मिक्स क्वेश्चंस मिलेंगे, इजी भी हैं, मॉडरेट भी हैं और टफ कैटेगरी के भी क्वेश्चंस इसमें मिलेंगे। जैसे अगर 27 क्वेश्चंस की बात करें तो 27 जो क्वेश्चन है ये देखने में बड़ा सा लग रहा है, लेकिन ईजी क्वेश्चन है। इजी क्वेश्चन है, इसमें PFAS के बारे में पूछा गया है, यानी पॉलीफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंसेस के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन अगर सिर्फ ये पता है कि PFAS होते क्या हैं तो भी ये सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पता होना चाहिए कि 12,000 केमिकल्स की एक कैटेगरी है जो कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, जो भी आपके जो हम घरेलू चीज़ों में यूज़ करते हैं उन प्रोडक्ट्स में ये पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि ये पानी हो गया, आपका हीट हो गया, इसके अलावा जो स्ट्रेन्स है उन सबको प्रतिरोध करते हैं, ठीक है। और इनको हम फॉरएवर केमिकल्स भी कहते हैं। फॉरएवर केमिकल कहने का मतलब, जैसे ही मैंने फॉरएवर केमिकल कहा तो आपको यहाँ पे समझ जाना चाहिए कि मैं नॉन बायोडिग्रेडेबल यानी कि अजैव निम्नीकारक की बात कर रहा हूँ। नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो ख़त्म नहीं होगा, तो ख़त्म नहीं होगा यानी कि वो हमारे अगर फूड चेन या फूड वेब, खाद्य जाला या खाद्य श्रृंखला में आ गया तो उस केस में हमें बीमारियां जैसे कि कैंसर और लिवर प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो मैंने इतना आपको बताया, अब ये जब अगर मैं बोल रहा हूँ कि खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाला में आ गया तो यानी कि इसमें बायो एक्यूमुलेशन भी जुड़ा हुआ है, तभी ये होगा, ठीक है। तो अब अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो तीनों स्टेटमेंट है जो बस इतने से एक्सप्लेनेशन के भीतर समाहित है। देखिए पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं तो वो यही कह रहे हैं कि PFAS पेयजल, खाद्य और खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों में, तो मैंने आपको
बताया कि हमारे जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं उसमें ये मिलते हैं। दूसरे अगर हम ऑप्शन की बात करेंगे तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात कर रहा है, और तीसरा जो है यहाँ पर ये बायो एक्यूमुलेशन यानी कि जैव संचयन के बारे में बात कर रहा है। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर तीनों ही सर सही है, आंसर हो जाएगा इसका डी। 27 का ऑप्शन डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। चलिए 27 का डी लगा लीजिए। एनवायरमेंट इकोलॉजी में 28 नंबर 28 क्वेश्चन को सर टफ कैटेगरी में रख लेंगे, क्योंकि टफ कैटेगरी में रखेंगे, फुल स्क्रीन भी रखेंगे सर। 28 नंबर को हम टफ कैटेगरी में रखेंगे। और इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है कि किसके बारे में बात की, तो पैरासाइटाइडल के बारे में यहाँ पर बात की गई है। अब बात ये है सर यहाँ पर कि पैरासाइट पूछा नहीं गया, यहाँ पर ये पूछा गया है कि ये जो 5 जीव दिए गए हैं, यहाँ पर जो 5 जीव के नाम लिखे हैं उनमें से कहाँ कहाँ पर पैरासाइटाइडल पाए जाते हैं, मतलब कितने प्रकार के पैरासाइटाइडल इनमें पाए जाते हैं। अब ये बात जब क्योंकि कह रहे हैं तो फिर आपको इनके सबके बारे में पता होना चाहिए। और जैसे ही हम 3 नाम यहाँ पर पढ़ते हैं, जैसे कि आप अगर मक्खियाँ, दीमक, बर्न ये सब आप पढ़ते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनमें सबके बारे में आइडिया नहीं होगा। तो एक जो प्राथमिक तौर पर देखा जाता है, तो शायद मैं भी अगर पहली बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करता तो इसका आंसर डी लगाता, क्योंकि सभी 5 देखने में आता है। मगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि बहुत सारी उप प्रजातियां भी होती हैं। तो इस वजह से जब हम यहाँ पर दीमक के बारे में बात करेंगे तो दीमक है जो, इसका कोई भी पैरासाइटाइडल है जो वो नहीं होता है। अगर और भी कुछ उप प्रजातियां हैं जिसमें हो सकता है कि होता हो, लेकिन अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला, तो इसलिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है। वहीं अगर आप बात करते हैं कांतर की, तो कांतर में यहाँ पर ये क्या होते हैं, ये प्रेडेटर्स होते हैं जो अपने ही प्रे को मार देते हैं। तो ये वाला जो है हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो इस केस में यहाँ पर आप कैराबिड बीटल्स, उसके अलावा यहाँ पर आप बर्न और मक्खियाँ, ये वाला है जो, इसकी वजह से यहाँ पे 2 एलिमिनेट हो जाएंगे। तो आंसर, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि कितने प्रकार के ये पूछ रहा है, तो इसकी वजह से इसका आंसर हम बी रख सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा डाउटफुल सा कंडीशन यहाँ पर रहेगा, तो ये क्वेश्चन एक इकलौता ऐसा क्वेश्चन रहेगा जो हम सर स्टार इस पर लगा लेना चाहिए, मतलब बी या फिर स्टार। हाँ, वैसे फर्स्ट जो रिएक्शन होता है वो स्टूडेंट का मैं यकीन से कह सकता हूँ सबने इसमें ऑल द अबव मारा होगा। 28 में भाई स्टार लगा लीजिएगा। यूपीएससी के जवाब का इंतजार करना पड़ेगा, शायद यूपीएससी के जवाब का इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, थोड़ा सा यूपीएससी का इसमें लेना होगा। पूरे पेपर में ये दूसरा मौका है जब हम स्टार लगा रहे हैं जी। ठीक है, पिछले साल तो बहुत लगे थे जी। तो स्टार लगा लीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन, सेट बी के 28 नंबर क्वेश्चन में क्वेश्चन आपको दिख ही रहा है। इसमें या तो ऑप्शन क्या होगा, या तो बी होगा सर, या तो बी होगा या फिर या तो स्टार लगा सकते हैं, या तो लगा डी, लीजिए। मतलब थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है क्योंकि यूपीएससी के हाँ, क्योंकि मैं बी और डी में ये हो सकता है कि डी भी इसको माना जा सकता है। तो 28 नंबर के बाद 30 नंबर, ये भी फुल स्क्रीन ज्यादा देर दिखाना पड़ेगा, बड़ा क्वेश्चन है सर। 30th क्वेश्चन देखने में बड़ा है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिर्फ वर्मिन के बारे में पूछ रहा है कि वर्मिन होते क्या हैं। तो अगर वर्मिन इतना पता है कि वर्मिन होते क्या हैं, तो एक लाइन में अगर इनको कहा जाए तो मतलब ऐसे जानवर जिनको मारना अलाउड है, यानी कि अगर ये हमारी फसलों को, हमारे जीवन को हानि पहुंचा रहे हैं, अगर ये दिक्कत दे रहे हैं तो उनको अलाउड होता है, तो इसको वर्मिन कहते हैं। अगर मैंने ये इतना जितना एक्सप्लेनेशन दिया तो सेकंड ऑप्शन है जो आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर देखिए गलत हो गया। और सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन जब गलत हो गया तो फर्स्ट वाले को अगर आप पढ़ेंगे तो फर्स्ट वाला है जो, उसके हिसाब से आप देखेंगे तो ये बोल रहे हैं कि ये 1972 का जो अधिनियम है उसमें जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें रखा गया है। तो हाँ, ये उसमें रखा गया और ये वर्मिन है, तो अधीन पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया है, मतलब वर्मिन कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है जी, वर्मिन कैटेगरी में इसको रखा गया है। और जो सेकंड वाला है जो, ये आपका गलत हो जाएगा। तो इस केस में आंसर इसका सी हो जाएगा। कथन 1 सही है और कथन 2 है जो यहाँ पर सही नहीं है। सी ठीक है। 30 का आप बता रहे हैं ना? जी। 30 का सी। अगला क्वेश्चन है 41। अगला क्वेश्चन है सर 41। क्या है, इजी है सर? या देखने में तो छोटा सा है सर, देखने में छोटा सा है लेकिन इजी नहीं है, क्योंकि इसका भी मैं बता दूं आपको, तो विसर्प आपको देख के लग रहा है तो पढ़ के भी समझ में आ रहा होगा, तो थोड़ा सा ऐसा मुझे लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने यहाँ पर सरीसृप मारा होगा इसका आंसर। सर 41 की बात करें तो सिकाडा के बारे में है। तो सिकाडा बेसिकली एक साउंड प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट्स होते हैं। उसके अलावा जो वाटर स्ट्राइडर या पॉन्ड स्कैटर्स हैं, ये भी इंसेक्ट की कैटेगरी में आते हैं। और फ्रॉग हॉपर ये भी इंसेक्ट की ही कैटेगरी में आता है। मतलब यहाँ पर ये जो अगर आप देखेंगे तो इंसेक्ट यानी कि कीट, सी आंसर इसका हो जाएगा। ये तीनों 41 का सी लगा लीजिए जल्दी से।
ठीक है, 42 नंबर सवाल पर आए। हाँ सर, 42वें नंबर सवाल पे आते हैं और इस क्वेश्चन सर ये बड़ा नहीं है, ये तो बहुत छोटा सवाल है। और नहीं, मैं तो स्क्रीन के हिसाब से बता रहा हूं। मुझे इसमें मैं अभी ये देख ही नहीं रहा हूं कि नहीं सर किस सवाल के अंदर कितनी गहराई। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको एक सीजन याद आ जाएगा। अगर आपने सर शार्क टैंक देखा है तो वहां पर एक क्वेश्चन मतलब काफी डिस्कस हुआ था और काफी फेमस भी हुआ, वायरल भी हुआ च्युइंगम को लेकर के। तब पहली बारी, और ये सेम वही बात जो उसमें बार बार रिपीट हुई वो इसमें कहीं भी जा रही है। यहाँ पर च्युइंगम को लेकर के क्वेश्चन था और जो च्युइंगम है उसमें बेसिकली क्या यूज होता है, प्लास्टिक यूज होता है। तो यहाँ पर पॉलीविनाइल एसीटेट का यूज करते हैं और ये जो है जो च्युइंगम है उसके बेस गम, जो आप क्या कहें गम का जो बेस है उसको बनाने के लिए प्लास्टिक का यहाँ पर यूज किया जाता है। और क्योंकि प्लास्टिक का यूज होता है तो अब आप इसको पढ़ेंगे तो बस समझ में आ जाएगा। तो बोल रहे हैं कि बाजार में मिलने वाले जो अनेक च्युइंगम है वो पर्यावरणीय प्रदूषक का स्रोत माने जाते हैं। तो बिल्कुल सही है क्योंकि प्लास्टिक यूज हो रहा है। और इसके अलावा जो दूसरा है वो यहाँ पर है कि गोंद के रूप में भी प्लास्टिक का यूज होता है। तो बिल्कुल सही बात है, इसमें ग्लू हो गया, प्लास्टिक बैग्स हो गया, बॉटल्स हो गए, ये सारी चीज़ें भी जो ये इससे बनते हैं। तो फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट है जो वो सही है और जो ये इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो ए आंसर इसका हो जाएगा। तो 42 का ए हो गया, ए हो जाएगा। 43 पर चले आइए। 43 है जो ये मतलब छोटा सा है बड़ा सा है सर? ये वैसे तो छोटा सा है लेकिन ये भी इजी, मॉडरेट, टफ सर मॉडरेट कैटेगरी में इसको रख लेना चाहिए। यहाँ पर सर पूछा गया है कि इनमें जो युग्म है उस पर विचार करने को कहा जा रहा है और एक तरफ देश दिए हुए हैं और एक तरफ उनके प्राकृतिक आवासों में पाए जाने वाले जंतु दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो पहला है वो कह रहे हैं कि इंड्री के बारे में बात हो रही है। और इंड्री है जो ये बेसिकली एक लेमूर है और छोटी पूंछ वाला होता है, बड़े बड़े हाथ वगैरह होते हैं इसके, हाथ पैर, और मेडागास्कर में ये मिलता है। तो ये देखिए ब्राज़ील के साथ लिंक कर रहे हैं तो गलत हो जाएगा। दूसरे की बात करेंगे तो एल्क के बारे में बोल रहे हैं। एल्क है जो ये नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया में पाया जाने वाला एक मैमल है। बेसिकली ये रेंडियर जैसा है और रेंडियर की एक उप प्रजाति आप इसको कह सकते हैं। इसके अलावा जो बोनोबा है, ये बोनोबा है जो ये कॉन्गो में पाया जाने वाला एक जो चिंपैंजी है उसकी एक उप प्रजाति है। तो इसके हिसाब से यहाँ पर तीनों ही गलत हैं और तो कोई भी इसका आंसर नहीं होगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 43 का डी हो गया, कोई भी सही सुमेलित नहीं है। 44 नंबर पर 44 पे आते हैं। यहाँ पर वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये सवाल है और जो वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये यूएन की कोई संस्था नहीं है, ये यूनिसॉक है जो आप कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है जो उसके द्वारा इसको जो विश्व कंसल्टेटिव स्टेटस 2013 में मिला था। लेकिन यूएन की कोई वो नहीं है, ये एजेंसी नहीं है। तो इसके हिसाब से जो पहला है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा, जबकि पहला स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी में से एक है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। वहीं अगर आप दूसरे को बोलेंगे तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन इसमें तीसरा स्टेटमेंट को अगर आप पढ़ेंगे तो वो स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो फोकस कह रहा है, फोकस है जो इसका वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन का, उसके बारे में ये बोल रहा है कि ग्रांट दिया जाता है, जबकि ग्रांट से इसका कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध है कि ये लोगों को प्रेरित करता है, उसके अलावा शिक्षित करता है, क्षमता निर्माण पे ये काम करता है, लेकिन ग्रांट से इसका कोई संबंध नहीं है। तो इस आधार पर ये जो पहला और तीसरा जब यहाँ पर सीधे तौर पर गलत हो गए, आंसर इसका हो जाएगा ए, केवल दो। 44 का केवल 2 ए आंसर हो जाएगा। लेकिन वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मान लीजिए किसी के सामने अगर आया भी हो तो क्या उसने पढ़ने की जहमत उठाई होगी? मतलब कहीं से उसे इम्पोर्टेंट लगा होगा। सर इसीलिए इसको मॉडरेट कैटेगरी में कम से कम रखा गया है, क्योंकि अगर क्योंकि ये करंट अफेयर्स में सर ये कल को सुलभ शौचालय पर अगर सवाल आए सर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है सर। अगर सर भारत की बात करेंगे तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं कि आप भाग जाइए। नहीं, ये तो कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, ठीक है सर। तो अगला सवाल हमारा क्या है? अगला सवाल है 45 नंबर। अगला सवाल सर 45 जो है वो एक बहुत ही रोचक प्रश्न है और इस पर हम लोगों ने जब ये बहुत ही सर ऐसा था, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, क्योंकि एक क्वेश्चन तो आना ही था, क्योंकि चीते हैं जो वो लाए गए हैं बाहर से। इस बार बड़ा फेमस था कि कूनो नेशनल पार्क है जो कूनो चीते हैं वही पीते हैं चीते लाए कूनो नेशनल पार्क से सर में रखे गए। और जो नामीबिया से इस बार हमने बहुत बार पढ़ाया कि नामीबिया से 8 चीते आए, उसके अलावा 12 हैं जो वो साउथ अफ्रीका से आए, टोटल 20 हो गए। उसके बाद 7 की मृत्यु हो गई और बचे
13, 13 के बाद फिर 13 बच्चे हो गए, टोटल अभी 26 हैं। ये अभी इसलिए मुझे इतना ज़्यादा आंकड़ा याद है क्योंकि अभी रिसेंटली एमपी फिर से रेडी हो गया है और गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो वहाँ पर फिर से अब चीते लाए जा रहे हैं, सेकंड डेस्टिनेशन उसकी तैयार हो चुकी है। तो इसलिए ये अभी कल ही मैंने वीकली करंट अफेयर जो अभी स्टार्ट हुआ है सर हमारा, उसमें हमने अभी इसको डिस्कस किया है। लेकिन जो ये क्वेश्चन है इसमें जो पूछा गया है वो थोड़ा सा अलग पूछा गया है और यहाँ मैं आपको श्रेय देना चाहूँगा क्योंकि आपने इस चीज़ को पकड़ा है और कई सारे सर ने शॉर्ट्स इस पर बनाए हैं और ये थोड़ा अलग टाइप से पूछा गया। और यहाँ पर बोल रहे हैं कि सिंह की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती। पहले स्टेटमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पर जो ब्रीडिंग सीजन के बारे में कह रहे हैं कि तो ऐसा नहीं है, ये गलत हो जाए, ये सही है। क्यों ये सही है? क्योंकि इसकी कोई ब्रीडिंग सीजन नहीं होता, ये पूरी साल जो है वो प्रजनन करते हैं। उसके अलावा अगर सेकंड की बात करें तो अधिकांश अन्य बड़ी बिल्लियों में से भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है। अब चीते के बारे में, जो दहाड़ने के बारे में, तो देखिए लायन हो गया, टाइगर हो गया, लेपर्ड हो गया और जगुआर हो गया, ये सब रोर करते हैं। और जो अगर हम बात करते हैं और रोर करने का रीज़न की बात करें तो रीज़न ये है कि इनका जो लिगामेंट होता है, इनके पास लिगामेंट है जिसकी वजह से कर पा रहे हैं और वॉइस बॉक्स नहीं है। वहीं अगर चीते की बात करते हैं तो वहाँ पर वॉइस बॉक्स है और वॉइस बॉक्स है जो वो मतलब नॉर्मल जो घरेलू बिल्ली होती है उसके जैसा है, तो जिसकी वजह से इसकी आवाज़ को म्यू या फिर पुर कहा जाता है। और अगर थर्ड वाले की बात करें तो नरसिंह से भिन्न नर तेंदुए गंध चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते हैं बोल रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट है जो ये गलत हो जाएगा। इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि लायन और लेपर्ड दोनों ही सीमांकन करते हैं। ठीक है, तो 45 का आंसर हो गया ए। केवल एक और, केवल एक और दो इसका आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना होगा। 46 है जो ये सर 100 मिलियन किसानों, ये जो प्रोग्राम ये इसका फ्रेम पर ले लीजिए, ये इसको सर सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ के ही इसका आंसर निकलेगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव है जो इसका 100 मिलियन किसानों, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वही इसमें फर्स्ट में लिखा हुआ है। और अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें कृषि से सर, जो कृषि से कार्बन एमिशन होने की संभावनाएं होती हैं उनको कम करने की कोशिश करने की ये एक योजना है। अगर किसी को पता है तो भी ये फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ के जो कि नेट जीरो कार्बन की ओर ये बात करता है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये सीधे तौर पर ऑब्जेक्टिव है इसका। ठीक है, तो 46 नंबर का हो गया, ए आंसर हो जाएगा, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 48 के बारे में अगर बात करें तो 48 क्वेश्चन है जो वो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि एक विशेष अनोखा जो पारस्परिक संबंध होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि किस पेड़ के साथ और किस जो जीव है उसके बीच में ये संबंध है। अगर इसके बारे में तो अंजीर का पेड़ और अंजीर ततैया, जैसे यहाँ पर चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, अंजीर, महुआ, चंदन और सेमल। तो इनमें देखेंगे तो अंजीर का पेड़ और अंजीर ततैया है जो ये जहाँ पर एकमात्र अंजीर ऐसा, मतलब इन सब में देखेंगे तो ऐसा पौधा है जो ततैया के साथ ततैया का परागण करता है। और वहीं इसी के विपरीत देखेंगे तो ततैया एकमात्र ऐसा कीट है जो अंजीर को परागित करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। 48 का ये आंसर है। हाँ जी सर। और 49th में अगर जाएंगे तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी विषाक्त जातियाँ हैं, मतलब तितली, मत्स्य और मेंढक। तो इनमें से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर सारे ही आंसर हो जाएंगे, ऑल आंसर है। कैसे? क्योंकि अगर जहरीली तितलियों की बात करें तो वो भी मौजूद है, जैसे कि मोनार्क तितली। और अगर हम मछली की बात करें तो पफर फिश है जो वो भी जहरीली हो जाएगी। और अगर मेंढक की बात करें तो डार्ट मेंढक है जो वो भी जहरीली कैटेगरी में आएगा। तो तीनों ही इसके आंसर ऑल द अबव हो जाएगा। इसका आंसर तो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोगों ने गलत किया होगा। सी आंसर है क्योंकि सर इसका, और सभी तीन, जबकि तितली के बारे में कोई सोचेगा ही नहीं कि जहरीली हो सकती है। तो ठीक है, हाँ। मछली में तो इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा था कि यहाँ पे कंफ्यूजिंग बहुत की जरूरत होगी। यहाँ भी यही है, निकल के पढ़ना पड़ेगा भाई। सर बायोडाइवर्सिटी और जो पोल्यूशन है उसको इन्होंने काफी ज्यादा डिस्कस किया। जो लोग कॉमन सेंस से सवाल बनाते हैं वो यहाँ गलती कर सकते हैं। 49 हो गया। हाँ जी सर। 50 पर अगर का क्या आपने बताया? सी आंसर है। 50 पर आएंगे सर तो काजू, पपीता और रक्तचंदन पूछ रहे हैं कौन से हैं जो देशीय वृक्ष हैं, मतलब भारत में पाए जाने वाले। तो काजू उत्तर पूर्वी ब्राज़ील का है, पपीता दक्षिणी मैक्सिको का है, और रेड सैंडर्स यानी कि ये आपका जो रेड सैंडर्स है, रक्तचंदन, ये आपका दक्षिण भारत में पाया जाने वाला है। तो एक, ओनली वन, मतलब केवल एक, यानी कि ए इसका आंसर हो जाएगा। कितने तो पूछा है? हो गया ए। हाँ, केवल एक, क्योंकि यहाँ पर कितने पूछा हुआ है तो एक ही है, तो एक। ठीक है, तो 50 का ए नोट कर लीजिए। एनवायरमेंट इकोलॉजी का अंतिम सवाल है, 70 नंबर सवाल।
70 नंबर सवाल है। यहाँ पर सर ये पूछ रहे हैं कि UNEPA है जो आपका UNEPA है, उसके हिसाब से पर्यावरण संरक्षण एजेंसी है जो, उसके हिसाब से एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी के हिसाब से अगर पूछ रहे हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड का उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत। अब ये जो क्वेश्चन है ये अगर आप नहीं भी अगर किसी ने ये पढ़ा है कि इनके हिसाब से क्या है तो भी कॉमन सेंस से ये वाला किया जाना चाहिए था, स्पेशली उन स्टूडेंट्स ने जिन्होंने P2I की क्लास की है या फिर SIP की क्लास की है। साफ साफ तौर पर बताया गया था कि सल्फ़र है जो सल्फ़र के ऑक्साइड्स के लिए मैंने यहाँ पर बताया था कि आपका जब प्रोटीन जलता है, पहले ये बताया गया था प्रोटीन जल रहा है तो उससे भी सल्फ़र निकलेगा, मतलब जैसे बाल का जलना, अंडे का जलना या दूध का जलना, इनसे भी प्रोटीन। इसके बाद जो सेकेंड स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर नोट करवाया है कॉपी में, अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कोयले का दहन और धातुकर्म, तो उसके धातुकर्म में मैंने मैक्सिमम भी यहाँ पर लिखा है। तो अगर UNEPA नहीं भी पता है तो भी उस केस में आप इसको आंसर कर सकते थे। फिलहाल इसका है जो लार्जेस्ट सोर्स है जो UNEPA के हिसाब से देखेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड के एमिशन का जो लार्जेस्ट सोर्स है वो है आपका जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करने वाले विद्युत संयंत्र। तो आंसर इसका डी हो जाएगा। चलिए ऑप्शन अब डी हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से हमने एनवायरमेंट इकोलॉजी खत्म कर लिया है। करंट अफेयर्स के 5 सवाल हम बैक टू बैक और करेंगे, जो 5 सवाल के बाद हम जाएंगे इंटरनेशनल रिलेशन पर। और अब थोड़े से देर की बात है, थोड़ी देर में हम इस एपिसोड को ख़त्म करेंगे, उसके बाद CSAT का लाइव डिस्कशन शुरू होगा। करंट अफेयर्स की अगर बात करते हैं तो करंट अफेयर का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर जहां मौका मिले सबको दिखाते रहिए भाई, सारे लोग मायूस से लग रहे हैं, बीच बीच में क्यों नहीं दिखा रहे हैं सबको। तो क्वेश्चन नंबर 21 है जो, उसमें यहाँ पर ये पूछा गया था कि अभी ये यहाँ पर 3 जो यहाँ पर विमान पत्तन दिए गए हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो उसमें पूछा गया कि हाल ही में उपर्युक्त में से किनका निर्माण नवीन यानी कि ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के रूप में किया गया। तो अगर इसको देखेंगे तो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी जो आई है उसके हिसाब से 21 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हैं जो वो अप्रूव हुए हैं, जिसमें से 11 जो हैं वो ऑपरेशनलाइज्ड है। ये PIB की खबर थी जो कि करंट अफेयर्स में डायरेक्ट करंट अफेयर प्रोग्राम में कट करके स्क्रीनशॉट भी इसका लगाया गया है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इन ऑप्शंस में अगर हम देखते हैं तो दोनी पोलो ये इसका जो कि ईटानगर में है, और ये इवन फर्स्ट ग्रीनफील्ड था जो एयरपोर्ट था जो कि अरुणाचल प्रदेश ईटानगर में है। उसके अलावा कुशीनगर उत्तर प्रदेश में जो कि वो भी ग्रीनफील्ड में काउंट होगा, लेकिन विजयवाड़ा वाला है जो वो इसमें काउंट नहीं होगा। तो आंसर इसका हो जाएगा 1 और 2 यानी ए आंसर इसका हो जाएगा। तो 21 का हो गया ऑप्शन ए आंसर इसका हो जाएगा। अगला सवाल है 66 नंबर। अगला सवाल है 66 जो कि बिल्कुल फैक्ट है, सीधा सीधा है। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन द इंडिया वे और वाई भारत मैटर्स इन पुस्तकों के लेखक कौन है। तो भूपेंद्र यादव, नलिन मेहता, शशि थरूर या फिर सुब्रमण्यम जयशंकर। तो सुब्रमण्यम जयशंकर सीधा सीधा डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन। भारत मैटर्स आपने बीच में बहुत सुना होगा, एस जयशंकर जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, दूसरे टर्म में भी विदेश मंत्री बने हुए हैं, उनकी ये बुक है और ये बहुत चर्चित बुक है। इस समय पिछले ही साल मेरे ख्याल से इसकी चर्चा काफ़ी हुई थी। तो करंट अफेयर्स में अगर आपने कहीं पढ़ा हो अगर और आप जानते होंगे, बहुत आराम से बन गया होगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी हैं जो आप कहीं ना कहीं आपने सुन रखा है, सबकॉन्शियस माइंड ढूंढने की जरूरत थी यहाँ पर। मतलब ऐसा कोई टफ आ गया तो वहाँ पर रुकना नहीं था, दूसरे क्वेश्चन जो इजी है उनको पकड़ के सॉल्व किया जा सकता है। इजी क्वेश्चन आने में एक जो बच्चे बता रहे हैं उसके हिसाब से एक गड़बड़ी हुई है कि कई लोगों ने इजी क्वेश्चन की वजह से अपना पेपर थोड़ा खराब कर लिया है। और ऐसा अक्सर होता है कि जब क्वेश्चन पेपर थोड़ा ईजी आए तो या तो ज़्यादा उत्साह में या फिर ओवर कॉन्फिडेंस में कई ऐसे सवाल गलत करके आए हैं। जो मेरे परिचित बच्चे हैं जी, वो बता रहे हैं कई ऐसे सवाल गलती हुए हैं जिसमें गलती की गुंजाइश नहीं थी, और पॉलिटी में भी ऐसा हुआ है जिन्होंने हमसे पढ़ा। तो हम सारे टीचर्स के पास ऐसे कुछ इनपुट्स हैं जिसमें समझ में आ रहा है कि भाई कुछ तो मामला ज़्यादा इजी होने की वजह से कुछ सवाल गलत हुए हैं। इजी टू मॉडरेट ओवरऑल पेपर है। जो लोग अभी जुड़े हैं, मैं आपको बता दूं, पूरा पेपर एनालिसिस हम डिटेल में कर रहे हैं और लास्ट चरण में है, कुछ एक क्वेश्चन बचे हुए हैं। इजी टू मॉडरेट हम पूरे पेपर को कहेंगे। और हमने आपको पूरा टैली भी बताया 2023 में क्या था, 2024 में कितने सवाल किस विषय से आए थे। और अभी हम करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद IR के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लास्ट के 10 सवाल बचे हुए हैं, उसके बाद मैं कंक्लूड करूंगा 1 से लेकर 100 तक। तो उसकी तैयारी आप लोग करके रखिए। आप लोग नहीं, मतलब मैं अपनी टीम से बोल रहा हूँ।
77 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सर 77 नंबर क्वेश्चन है जो जिसमें पूछा गया कि मीडिया में अपनी लो बर्थ रेट, एजिंग पॉपुलेशन या फिर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, घटती हुई जनसंख्या के बारे में जो कि फेमस है। तो 5 ऑप्शन है हमारे पास, इटली, जापान, नाइजीरिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका। तो इनमें से ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 यानी कि इटली, जापान और साउथ कोरिया है जो ये यहाँ इसके लिए फेमस माने जाते हैं अपनी लो बर्थ रेट, एजिंग पॉपुलेशन या फिर डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के लिए। तो आंसर इसका सर ए हो जाएगा। 77 का ए हो गया, ए हो जाएगा। चलिए 77 का ए हो गया। 79 क्वेश्चन है जो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अफेयर्स है। एनवायरमेंट इकोलॉजी खत्म हो चुका है। 21 नंबर से जब हमने शुरू किया है वो करंट अफेयर सेक्शन में आ रहा है। सर ये 79 है जो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि यूथ का जो आर्मी के साथ जुड़ाव होता है उसके साथ अगर बस इंटरेस्ट के तौर पे भी कभी अगर पढ़ा होगा तो वहाँ से ये सॉल्व हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखने की ज़रूरत थी क्योंकि यहाँ पक्की बात है कि पता होते हुए भी कुछ ना कुछ गलती हुई होगी। तो ध्यान से देखिएगा, अगर गलती हुई है तो उसको ठीक कीजिएगा। देखिए पहले वाले ऑप्शन में अगर देखेंगे तो ब्रिगेडियर थल सेना के बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये हमें मिलाना है कि कौन सी समकक्ष रैंक है। तो ब्रिगेडियर, एयर कॉमोडोर और कमांडर बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले में अगर देखेंगे तो मेजर जनरल लिखा हुआ है यहाँ पर, जो इनके साथ अगर एयर वाइस मार्शल को आप लिंक करेंगे तो ये इनके मेजर जनरल नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल होना चाहिए था। तो ये इसलिए गलत हो जाएगा। उधर वाइस एडमिरल बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अगर थर्ड वाले ऑप्शन को आप देखेंगे तो थर्ड ऑप्शन में मेजर, स्क्वाड्रन लीडर और लेफ्टिनेंट कमांडर ये बिल्कुल सही है। और अगर फोर्थ को देखेंगे तो लेफ्टिनेंट कर्नल और ग्रुप कैप्टन और कैप्टन, यहाँ पर ये दोनों ही गलत हैं। ग्रुप कैप्टन ना होकर के यहाँ पर विंग कमांडर होना चाहिए था और नौसेना में कैप्टन ना होकर के कमांडर होना चाहिए था। तो इसलिए फोर्थ भी यहाँ पर गलत हो गया। तो दूसरा और चौथा गलत है, पहला तीसरा सही है। बी आंसर इसका हो जाएगा। आंसर बी हो गया 79 नंबर सवाल का। और लास्ट करंट अफेयर्स का सवाल है क्वेश्चन नंबर 98, उसको डील कर लेते हैं सर। चलिए उसके बाद मैं इसके पहले आपको बता दूं, सारे अपने अध्यापकों से, जितने भी हमारे साथ अध्यापक बैठे हुए हैं और जो लोग हमारे साथ अध्यापक बैठे हुए थे और वो अभी दूसरे कमरे में चले गए हैं, मैं सबसे कहूँगा कि कट ऑफ का एक आइडिया बच्चों को देना होगा क्योंकि बहुत सारे जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें कट ऑफ का आइडिया मांग रहे हैं। तो हम लास्ट में एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कट ऑफ के बारे में भी, आप टेंशन मत लीजिए। 10 सवाल जिसको हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद कट ऑफ पर डिस्कस करेंगे और फिर मैं कंक्लूड करूंगा। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलिए जल्दी जल्दी शुरू करें सर। 98 क्वेश्चन नंबर 98। तो 98 की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो है वो ये रिमोट एरियाज़ में लोकल पॉपुलेशन के अपलिफ्टमेंट के लिए जो ऑपरेशन शुरू किया गया उसके बारे में है। तो नाम से भी समझ में आ रहा है अपलिफ्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर लोकल एरिया के जो उत्थान के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर इतना भी कॉमन सेंस लगाया जाएगा तो भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। ऑपरेशन सद्भावना इसका आंसर होगा, सद्भावना के लिए। तो आंसर उसका सी हो जाएगा। ये तो बहुत आसान सा सवाल है। अगर अखबार वगैरह पढ़ते हो या करंट अफेयर्स प्रोग्राम देखते हो तो P2I में तो बहुत सारे बच्चे खुश हैं। सर अमूल्या लिख भी रही है ये चीज़ और मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि ये एक और सर आ गया है कि कमेंट आया है कि ये लूसेंट टाइप क्वेश्चन है। तो सर की जो बात थी वो रिपीट हो गई। ये 98 नंबर का हो गया ऑप्शन सी, ऑपरेशन सद्भावना। ठीक है, तो आप जल्दी से आप लोग थक गए होंगे ना, हम लोग नहीं थके हैं, आप टेंशन मत लीजिए। 10 क्वेश्चन भी नहीं बचे हुए हैं। अब हमारे पास 9 क्वेश्चन बचे हुए हैं, IR के 6 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन मिसलेनियस के। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ पर जो आप बार बार कह रहे हैं ना, मुझे भी आप मैसेज कर रहे हैं, कट ऑफ पर इसी वीडियो के अंत में हम बातचीत करेंगे। सारे टीचर्स यहीं बैठे हुए, कहीं जा नहीं रहे हैं। जैसे ही ये पूरा सेशन खत्म होगा 9 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद कट ऑफ पर ही आएंगे, कट ऑफ का अंदाजा आपको देंगे। पहले क्वेश्चन तो मिला लीजिए, ठीक है। एक आया हुआ है कि 48 क्वेश्चन सर मेरा हुआ है, होगा कि नहीं। एक नैन्सी ठाकुर कह रहे हैं जनरल की एक कट ऑफ कितनी जाएगी। ये सब कुछ डिस्कस कर लेंगे, 10 मिनट लगेगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। आइए जल्दी से शुरू करें। उसके पहले मैं फिर से, जो लोग नए जुड़ रहे हैं, 733 लोग इस समय देख रहे हैं हमें, तो जो लोग नए जुड़ रहे हैं, अभिनव कुमार बहुत शुक्रिया। नहीं सर थके नहीं है, थकना मना है भाई, जैसे डरना मना है होता है। IR पर जाएंगे उसके पहले जल्दी से एक बार मैं बता दूं पिछले साल का कंपैरिजन और इस साल का कंपैरिजन, ताकि जो लोग नए जुड़े हैं उनको पता रहे। 2023 के सवाल को उठा लेंगे अगर, और 2024 में निश्चित तौर में क्वालिटी का बहुत अंतर है। 2023 का क्वेश्चन टफ था, कोई डाउट नहीं है। 2024 का क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान है, इजी टू मॉडरेट कहेंगे। राज्य व्यवस्था 18 क्वेश्चन 2023 में पूछे गए थे, 2024 में 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं।
मेरे विषय की बल्ले बल्ले हो गई है एक तरह से। पॉलिटी जिन लोगों ने देखा है यूट्यूब पर मेरे प्लेलिस्ट को वो समझ रहे होंगे। इतिहास कला संस्कृति से 13 क्वेश्चन 2023 में, इतिहास वाले निराश हैं। 9 क्वेश्चन 2024 में इस बार पूछे गए हैं। अर्थव्यवस्था से 17 क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में, और अर्थव्यवस्था बहुत निराश नहीं है, 2024 में भी 14 क्वेश्चन है। भूगोल से 17 क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में, भूगोल पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। 18 क्वेश्चन 2024 में पूछे गए हैं और क्वेश्चन का लेवल इजी हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कट ऑफ ज्यादा जाएगा, कितना जाएगा बताएंगे। पर्यावरण पारिस्थितिकी में 16 क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में, 2024 में 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में वेटेज बढ़ा है, पहले 8 क्वेश्चन थे, इस समय इस साल 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में 9 क्वेश्चन पूछे गए थे 2023 में, इस साल पूछे गए हैं 6 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स और विविध की बात करें तो पिछले साल वेटेज कम था, 2 ही क्वेश्चन थे, और इस साल का वेटेज है 8 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन करंट अफेयर्स थे जो हमने अभी डिस्कस किया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।